हेलो दोस्तों, मैं सुशील गुप्ता आप सभी का प्रैक्टिस मॉक के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, ठीक है। और हमने ये देखा था कि हमने क्या करा था, हमने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कल के क्लास में कम कवर हुए थे, बट एटलीस्ट हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने वहाँ पे कवर कर लिया था, ठीक है। तो ठीक है, अब अगर आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ कवर हो गए तो आज हम एक काम करेंगे कि उस पर थोड़े से कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। और उतना टाइम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया है, तो हम अपने स्पीड में अब अपने क्वेश्चन को स्पीड में लेके चलेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन जैसे ही खत्म होंगे, उसके बाद हम फिर अपना दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फिर वहाँ पे भी हम यही काम करने वाले हैं। पहले एक बार क्या करेंगे, पहले एक बार सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो एक साथ हम सारे क्वेश्चन को एक स्पीड में कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो देखना कि एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, कल का जो क्लास हुआ था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने प्रॉपर्टीज की बात करी थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्या होता है। प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले इलास्टिसिटी की बात करा, उसके बाद हमने प्लास्टिसिटी की बात करा, उसके बाद हमने डक्टिलिटी की बात करा, फिर उसके बाद हमने मैलेबिलिटी की बात करा, फिर उसके बाद हमने रेजिलियंस की बात करा, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि टफनेस की बात हुई, उसके बाद आया ब्रिटलनेस की बात हुई, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कवर किए थे। तो अगर एक बार हम क्विक रिवीजन करें इन प्रॉपर्टीज का, तो अगर हम बात करें इलास्टिसिटी का, ठीक है, तो इलास्टिसिटी में आपने तो क्या देखा होगा कि हमने ये बात करा था कि अगर हम किसी भी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल में क्या होगा, वो मटेरियल डिफॉर्म करना चाहेगा, ठीक है, वो मटेरियल डिफॉर्म करना चाहेगा और उस मटेरियल में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर रिमूवल ऑफ लोड, अगर लोड हटाने के बाद मटेरियल अपने वर्जिनल शेप को वर्जिनल शेप को फिर से रिगेन कर लेता है मटेरियल, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। मतलब कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड अगर मटेरियल अपने वर्जिनल शेप को रिगेन कर लेता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद बात ये होता है कि इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में हम क्या मेजर करते हैं, इलास्टिसिटी को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह होगा कि जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा, ज़्यादा, वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात हमने एक और बात करा था यहाँ पे एक और बात करा था कि अगर एट सेम लोडिंग कंडीशन में जिस मटेरियल में डिफॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, वो मटेरियल लीस्ट इलास्टिक होगा, ठीक है, वो मटेरियल कम इलास्टिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक बात ये समझ में आया कि इलास्टिसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मेशन के एट सेम लोडिंग कंडीशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि प्लास्टिसिटी क्या है, तो दोस्तों प्लास्टिसिटी क्या, ये जस्ट रिवर्स है किसका, इलास्टिसिटी का। ये रिवर्स है इलास्टिसिटी का। मतलब क्या, अगर हम किसी भी मटेरियल पर लोड अप्लाई किए, उस मटेरियल पे आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड के हटाने के बाद अगर उसके बाद हमको वहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि वो अपने वर्जिनल शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो अपने पास दो पॉइंट हो गया, एक तो हो गया इलास्टिसिटी और दूसरा हो गया प्लास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी, ठीक है, डक्टिलिटी के देखना, अगर हम किसी भी मटेरियल पे एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर मटेरियल पे हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो मटेरियल क्या करना चाहेगा, मटेरियल स्ट्रेच होना चाहेगा। अगर मटेरियल स्ट्रेच होना चाहेगा मतलब उसका लेंथ इंक्रीज करेगा और उसका विड्थ क्या होगा, डिक्रीज करना चाहेगा। मतलब क्या होगा कि मटेरियल की स्ट्रेचिंग होगी और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। मतलब अगर हम एक मटेरियल को एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड, ठीक है। अगर टेंसाइल लोड लगा के अगर हम मटेरियल को एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो अच्छा, हमने एक और बात कहा था कि आप ये बोल रहे हो कि सर अगर मटेरियल को आप स्ट्रेच कर पा रहे हो, तो इसी प्रॉपर्टी को अगर आप डक्टिलिटी बोलते हो, तो एक यहाँ से ये कंफ्यूजन निकल गया था, क्या रबड़ डक्टाइल मटेरियल है? क्योंकि देखो रबड़ क्या है, रबड़ को आप कहीं ना कहीं स्ट्रेच तो कर पा रहे होते, ठीक है। रबड़ को अगर आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो रबड़ में स्ट्रेचिंग होगी, बट रबड़ डक्टाइल मटेरियल नहीं है। रबड़ कौन सी मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल। क्योंकि इसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, क्योंकि हमने एक बात और करा था कि सर डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या जरूरी है,
तो डक्टाइल मटेरियल का जरूरी ये है कि उसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन देखने को मिले। मतलब क्या, वहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिले, और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वैल्यू जब ग्रेटर दैन 5% होगी, अगर इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वैल्यू ग्रेटर दैन 5% होगी तभी जाके हम मटेरियल को प्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है। और रबड़ के केस में क्या होता है, रबड़ के केस में आपको जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू लगभग 0 निकल के आती है। मतलब ये वैल्यू लेस देन 5% होती है। अगर वैल्यू लेस देन 5% है तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। तो डक्टिलिटी का सबसे डक्टाइल होने का सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि मटेरियल में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू ग्रेटर देन 5% होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि ठीक है, डक्टिलिटी डिपेंड किन किन बातों पे करती है, ठीक है। डक्टिलिटी डिपेंड किन किन बातों पे करती है। तो हमने एक बात बोला था कि सर डक्टिलिटी क्या होता है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। कैसे, अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी डक्टिलिटी बढ़ेगी। मतलब अगर ये बोला जा रहा है कि अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका डक्टिलिटी बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम अगर मटेरियल पे प्रेशर बढ़ाओगे, मतलब अगर मटेरियल का प्रेशर बढ़ाओगे तो भी मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ती है। कैसे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, ये लिया था कि टंगस्टन का। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन रूम टेम्परेचर पे ब्रिटल मटेरियल है। बट ये अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे टेम्परेचर का, एट हायर टेम्परेचर पे अगर हम टंगस्टन की स्टडी करते हैं तो टंगस्टन कैसे बिहेव करता है, ये डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिटल मटेरियल एट हायर टेम्परेचर डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करता है, और डक्टाइल मटेरियल एट लोअर टेम्परेचर ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एक बात ये निकल गई। तो यहाँ से हम एक बात याद रखेंगे कि डक्टिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, और साथ में डक्टिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, ठीक है। तो एक तो बात ये समझ में आई। और एक और पॉइंट हमने पे चर्चा करा था कि सर ये कार्बन कंटेंट, अगर कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो डक्टिलिटी बढ़ती है या घटती है, ठीक है। अगर देखो मटेरियल में अगर हम बदले कि मटेरियल में कार्बन कंटेंट बढ़ाने से क्या होता है, तो बात करते हैं कि अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो मटेरियल की ब्रिटलनेस बढ़ती है। हमने कल बात कर लिया था कि मटेरियल की ब्रिटलनेस बढ़ेगा, ठीक है। मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अब स्ट्रेंथ में यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो मटेरियल का ब्रिटलनेस बढ़ेगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मटेरियल का रेजिलियंस की वैल्यू बढ़ेगी, मटेरियल का हार्डनेस बढ़ेगा, ठीक है। मटेरियल का हार्डनेस बढ़ेगा, और मटेरियल की कास्ट भी बढ़ के आएगी, ठीक है। और मटेरियल का स्टिफनेस की भी वैल्यू बढ़ता है। मतलब अगर ये बोल रहे हैं कि कार्बन कंटेंट बढ़ाने से ब्रिटलनेस बढ़ेगा तो हाँ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हाँ बढ़ेगा, हार्डनेस की वैल्यू बढ़ेगी, स्टिफनेस की वैल्यू बढ़ेगी, और साथ साथ में मटेरियल का कास्ट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टी बढ़ के निकल के आती है, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। मटेरियल का टफनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। मटेरियल का टफनेस बढ़ेगा, डक्टिलिटी बढ़ेगा, मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर कार्बन कंटेंट बढ़ाने से मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी घटेगी। तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा, डक्टिलिटी घटेगा, रेजिलियंस बढ़ेगा और टफनेस घटेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ेगा और हार्डनेस बढ़ेगा, ठीक है। ये तो बात हुआ कि डक्टिलिटी का। अब अगर हम बात करें ब्रिटलनेस, ठीक है, तो ब्रिटलनेस वापस से जस्ट उल्टा है किसकी, डक्टिलिटी की, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू लेस देन 5% निकल के आती है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल का तो रबड़ में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू लगभग 0 निकल के आती है, ठीक है। इसलिए हम रबड़ को किस में कंसीडर करते हैं, रबड़ को हम लोग कंसीडर करते हैं ब्रिटल मटेरियल में, ठीक है। तो अब आपके पास 4 प्रॉपर्टी हो गया, पहला तो इलास्टिसिटी, दूसरा प्लास्टिसिटी, तीसरा ब्रिटलनेस और चौथा डक्टिलिटी। अब हम बात करते हैं टफनेस की, ठीक है, टफनेस और रेजिलियंस की। तो टफनेस क्या था, हमने ये बोला था कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। मटेरियल में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है कहां तक की, फ्रैक्चर पॉइंट तक की, ठीक है। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं, ठीक है। एक तो बात ये हो गया। दूसरी बात ये कि सर ये टफनेस क्या है, ये टफनेस लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया है, ठीक है। तो ये टफनेस क्या, टफनेस है लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन कर्व की एरिया। दूसरी बात हमने करा था कि सर मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है। तो देखो मैंने एक बात बोला था कि सर एक बार याद रख लो कि अगर हम कहीं पे भी, चाहे वो टफनेस में चाहे हम वो रेजिलियंस में मॉडुलस वर्ड यूज करेंगे
तो सर मॉडुलस का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टफनेस क्या था, टफनेस था टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी मटेरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन दी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो अगर ये मॉडुलस ऑफ टफनेस हो गया तो इसका ये मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ टफनेस किसके बराबर होगा, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। और ये कौन सा एरिया होगा, ये एरिया होगा स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का, ठीक है। ये एरिया होगा स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का। तो ये एक बात ये समझ में आई कि टफनेस जो है, टफनेस एरिया किसका, लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन करोगा, और मॉडुलस ऑफ टफनेस किसका, मॉडुलस ऑफ टफनेस एरिया किसका, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का, ठीक है। तो ये तो बात हुआ टफनेस का। अब लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें रेजिलियंस की, ठीक है, अगर हम लास्ट पॉइंट बात करें रेजिलियंस की, रेजिलियंस क्या है, तो रेजिलियंस भी स्ट्रेन एनर्जी है, रेजिलियंस भी स्ट्रेन एनर्जी है, लेकिन कब तक का, कहाँ तक का, इलास्टिक लिमिट तक का। मतलब क्या, अगर हम बोले स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी मटेरियल अप टू द इलास्टिक लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। अब रेजिलियंस में एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है कि सर अगर रेजिलियंस क्या करोगे, जब तक अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर तक हो, तो अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर तक हो तो आपको ये पहले पता है कि सर अगर आप लोड को रिमूव करोगे तो क्या करेगा, मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ मटेरियल में अप टू द इलास्टिक लिमिट तक का, जिसको हम रेजिलियंस बोलते हैं, ये एनर्जी डिसअपियर हो जाता है, ये एनर्जी खत्म हो जाती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, ये आप अगर हम लोड को रिमूव करते हैं, ठीक है। ये तो बात हुआ रेजिलियंस की। दूसरा बात ये निकल के आता है सर प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है। तो ये रेजिलियंस की मैक्सिमम वैल्यू, रेजिलियंस की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि सर अगर हम रेजिलियंस की बात करें तो अगर हम रेजिलियंस क्या है, एरिया है किसका, लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन करवा अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। बट ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब प्रूफ रेजिलियंस क्या है, ये एरिया है लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन करवा एट द इलास्टिक लिमिट, मतलब ये जो टोटल एरिया निकल के आता है इलास्टिक लिमिट तक का, उसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। और रेजिलियंस की वैल्यू प्रूफ रेजिलियंस से हमेशा कम होती है, ठीक है। एक बात ये समझ में आया। अब हम अगेन एक और बात करते हैं कि सर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, तो ये वापिस से क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम किसका, रेजिलियंस का, मतलब रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमने कल कर लिया था, ये सारी प्रॉपर्टीज की बात हमने कल कर लिया था। एक और प्रॉपर्टी थी वहाँ पे मैलेबिलिटी, ठीक है। हमने डक्टिलिटी पढ़ा, दूसरी प्रॉपर्टी थी मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी में क्या है कि अगर हम मटेरियल पे कंप्रेसिव फोर्स लगा के, अगर हम मटेरियल को कन्वर्ट कर पाते हैं एक थिन शीट के रूप में, किसमें, एक थिन शीट के रूप में, तो इस प्रॉपर्टी, ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम मटेरियल को थिन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी में हम टेंसाइल फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन गेन करते हैं, और मैलेबिलिटी में हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा के हम मटेरियल में डिफॉर्मेशन गेन करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गया किसकी, प्रॉपर्टी या मटेरियल की। अब एक और बात हमने कहा था कि सर ये होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है, ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है, और एनिसोट्रोपिक क्या होता है, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत बार मिलेंगे, है बहुत सिंपल सी बात। एक बार बट रिवाइज कर लेते हैं, सर होमोजीनियस क्या होता है। तो देखो किसी भी मटेरियल में हर किसी पॉइंट पे किसी एक डायरेक्शन में अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम निकल के आती है तो ऐसे मटेरियल को हम होमोजीनियस बोलते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि हम अपने डायरेक्शन को फिक्स रखें, ठीक है, और उस डायरेक्शन में हम मटेरियल के किसी भी पॉइंट पे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेक करें तो वो प्रॉपर्टी सेम निकल के आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ होमोजीनियस। अब आइसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस है, सर आइसोट्रोपिक में डिफरेंस ये है कि अब हम मटेरियल के सारे पॉइंट की बात नहीं करेंगे, हम मटेरियल का किसी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, और उस पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर उन सारे डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम निकल के आती है तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। अब दूसरी बात आता है, तीसरा बात है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या है, ठीक है। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या है, तो अभी तक ने हमने आइसोट्रोपिक बोला कि सारे पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम निकलनी चाहिए। ऑर्थोट्रोपिक में क्या, किसी एक सिंगल पॉइंट में, मतलब मटेरियल के अंदर किसी एक सिंगल पॉइंट को पकड़ें, उस पॉइंट पे सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम निकलनी चाहिए। मतलब सारे डायरेक्शन में नहीं, कोई एक डायरेक्शन पकड़ो, उसका बाकी परपेंडिकुलर चेक करो, ठीक है। तो उन सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम निकल के आनी चाहिए। तो ये हो गया ऑर्थोट्रोपिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिसोट्रोपिक की। एनिसोट्रोपिक में क्या होता है, फिर वापस से हम किसी एक पॉइंट को पकड़े मटेरियल के अंदर, उस पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी अलग निकल के आती है, तो ये होता है क्या, एनिसोट्रोपिक मटेरियल। और एनिसोट्रोपिक मटेरियल का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, वुड,
टिम्बर क्या एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये तो बात यहाँ तक हमने कल ये चर्चा कर लिया था, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे कि हमने ये तो बात कर लिया था, अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, तो ये देखना पहला क्वेश्चन क्या है आज का ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा जा रहा है कि अ मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अ मटेरियल सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन क्या है? इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड। दूसरा ऑप्शन, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप पार्सली ऑन द रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एट ऑल। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो हमने क्या बोला था, परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा? आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिमूवल ऑफ लोड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही हो गया पहले का, ठीक है। तो पहला का क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ पे तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्या है? अगला यह कि द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर द टेंशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अंडर द टेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर द टेंशन, अगर हम मटेरियल में परसेंटेज इलांगेशन चेक करें, किसमें? अंडर द टेंसाइल फोर्स लगा के। मतलब ये हो गया कि अगर हम ये मेरे पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है। अगर ये मेरे पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है। अब इस पे हम अगर लोड P लगाते हैं, ठीक है। अगर इस मटेरियल पे ये कौन सा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स है। ये क्या है? लोड P। और ये क्या है? टेंशन। ये क्या है? टेंशन है। तो यहाँ पे जो ये डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो डिफॉर्मेशन, अगर ये लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है। और ये जो लेंथ है मानते हैं डेल्टा L है, ठीक है। देखो अगर इसमें इलांगेशन होगा तो बट ऑब्वियस है कि इसका लेंथ तो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अगर इसमें डिफॉर्मेशन होगा तो इसका लोड थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ठीक है, लैटरल डायमेंशन में ये लेंथ थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ये इस जो टेंशन की वजह से, ठीक है, इस टेंशन की वजह से मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, हमने ये कल बात करा था। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? तो मटेरियल में अगर हम टेंशन की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है, वो डिफॉर्मेशन को उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और दूसरी बात, ये डक्टिलिटी, ठीक है, परसेंटेज इलांगेशन तो ठीक है, लेकिन कितने परसेंट के बाद हम मटेरियल को डक्टाइल बोलेंगे? कितने परसेंट के बाद हम मटेरियल को डक्टाइल बोलेंगे? तो ये भी हमने बोला था कि अगर ये परसेंटेज इलांगेशन ग्रेटर देन कितना परसेंट हो जाए? ग्रेटर देन 5% हो जाए। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरी बात, एक और बात समझना सर, देखो ये परसेंटेज इलांगेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सा इलांगेशन है। इलांगेशन तो इलास्टिक भी हो सकता है और प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन हम डक्टिलिटी तभी बोलेंगे जब ये प्लास्टिक इलांगेशन हो। तो ये देखो यहाँ पे मेंशन तो नहीं, बट ये बात आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये किस इलांगेशन की बात कर रहा होगा। ये इलांगेशन कौन सा होगा? ये प्लास्टिक इलांगेशन की बात कर रहा है, प्लास्टिक इलांगेशन। तो मोर स्पेसिफिक यहाँ पे देना चाहिए था कि ये प्लास्टिक इलांगेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये इलास्टिक इलांगेशन होता तो हम इसको डक्टिलिटी नहीं बोलते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लेके आया था कि यहाँ पे केवल इलांगेशन की बात कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा ये प्लास्टिक इलांगेशन की ही बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ना। अगले में देखो क्या है कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन कंक्रीट। यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि क्या, कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब स्टील की एंग मॉडुलस ई की वैल्यू ज़्यादा है किससे? कंक्रीट की। स्टील की ई की वैल्यू ज़्यादा किससे? कंक्रीट से। तो आपको ये बताना है, इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज, आपको बताना है कि स्टील क्या है? लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, या मोर प्लास्टिक है, या लेस प्लास्टिक है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये जो स्टील है ये लेस इलास्टिक है कि मोर इलास्टिक है, या मोर प्लास्टिक या लेस प्लास्टिक है, ठीक है। तो हमने एक और बात चर्चा, देखो सबसे पहले बात मैं ये बताऊँ, आपको पता भी होना चाहिए, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्या, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है, किससे ज़्यादा होना चाहिए? मोर देन
मोर देन कंक्रीट, कंक्रीट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो आपको पता भी होना चाहिए। और कैसे होता है ज़्यादा, ये मैं आपको बता दूँ कि देखो आपको पता होगा कि ई की वैल्यू किसका, स्टील, स्टील के लिए ई की वैल्यू कितनी निकल के आती है, स्टील के लिए ई की वैल्यू होती है कितनी, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ठीक है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ठीक है, ये तो हो गया स्टील का ई की वैल्यू। अगर आप कंक्रीट की बात करो, ठीक है, कंक्रीट की बात करो, तो कंक्रीट का जो यंग मॉडुलस ये ई की वैल्यू होती है, ये कितना होता है, √5000 √FCK। ठीक है, ये वैल्यू होता है कितना, 5000 √FCK, जिसमें FCK क्या होता है, FCK होता है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्या होता है, FCK होता है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब हमको ये तो नहीं पता कि अगर हम एक कॉमन बात करें कि ठीक है, अगर हम M25 की बात कर ले, ठीक है, किसकी बात करें, M25 की, एक जनरल बात करें M25 की, इसके लिए FCK की वैल्यू कितना निकल के आता है, FCK की वैल्यू 25। तो यहाँ से ई ऑफ द कंक्रीट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 × 5 कितना हो गया, 25,000, इतना मेगा पास्कल। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो कितना, 0.25 × 10⁵ मेगा पास्कल। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में, यहाँ से एक बात समझ में आया कि सर अगर हम M25 की बात करें, किसकी बात करें, M25 की बात करें, इसके लिए ई कंक्रीट की वैल्यू कितनी निकल के आती है, इसके लिए ई कंक्रीट की वैल्यू निकल के आती है 0.25 × 10⁵. ठीक है, इसके लिए ई की वैल्यू ये निकल के आती है। ठीक है, तो अगर हम एक बात करें, यहां से एक बात समझ में आया कि ई स्टील क्या है, ई स्टील, ई स्टील की वैल्यू किससे ज़्यादा होती है, ई कंक्रीट से ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है, ये तो बात हुआ कि ठीक है, ई यहाँ पे तो खैर ये गिवन है, बट आपको अलग से भी पता होना चाहिए कि सर कि स्टील की ई की वैल्यू कंक्रीट से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर ई की वैल्यू ज़्यादा होगी कंक्रीट से तो क्या होगा क्या। ठीक है, अगर हम एक बात बताएं, अपन ने कल ये बात डिस्कस भी करा था कि अगर हम बात बोले कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करें, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करें किसका, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करें एक ही प्लॉट पे, अगर हम दोनों का कर्व ड्रा करें, किसका स्ट्रेस हो गया ये, ठीक है, ये स्ट्रेस सिग्मा हो गया और ये स्ट्रेन हो गया। ठीक है, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, अगर हम इसी कर्व पे अगर मैं ड्रॉ करूं किसका कर्व, ठीक है, अगर मैं पहले माइल्ड स्टील ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो माइल्ड स्टील का कर्व ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर इसी ग्राफ पे हम किसका कंक्रीट का ग्राफ ड्रॉ करें, किसका कंक्रीट का। ठीक है, तो कंक्रीट अपना ब्रिटल मटेरियल है, तो ये कंक्रीट का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना कंक्रीट का ग्राफ। तो अब एक बात बताओ कि अगर हमको पता है कि स्टील का जो स्लोप है यही तो है ई की वैल्यू, यही तो ई होता है। तो अगर हम बात करें कि कंक्रीट का जो कंक्रीट का स्लोप है, ये स्लोप ये स्टील के स्लोप से ज़्यादा है, मतलब क्या, ई स्टील ग्रेटर देन ई कंक्रीट। ठीक है, ई स्टील ग्रेटर देन ई कंक्रीट है, तो जिस मटेरियल का इलास्टिसिटी ज़्यादा, वो मटेरियल क्या होता है, ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, जिस मटेरियल का ये जो स्लोप है ये ज़्यादा निकल के आती है, वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, तो अगर हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या था क्वेश्चन ये कि हाँ, तो इसमें क्या होगा आंसर, तो दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोर इलास्टिक। ठीक है, मोर इलास्टिक, तो स्टील मोर इलास्टिक है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विथ अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रिटलनेस एंड डक्टिलिटी। वापिस अभी हमने कल ये डिस्कस करा था। ठीक है, हमने कल ये डिस्कस करा था कि अगर हम बात करें कि
परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू इंक्रीज कर दे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ब्रिटलनेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इसका, ठीक है। इसकी रेजिलियंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसकी स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी, और मटेरियल का कास्ट भी बढ़ जाएगा, कास्ट ऑफ मटेरियल भी इंक्रीज हो जाएगा, कास्ट इंक्रीज हो जाएगा मटेरियल का कास्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज कार्बन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ के आएगी, और स्ट्रेंथ में भी हमको यील्ड स्ट्रेंथ, दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, इन दोनों स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ेगा, पहले तो डक्टिलिटी बढ़ जाएगी, मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इसकी टफनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी टफनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो अभी ये प्रॉपर्टी हमको पूरा रटा होना चाहिए कि कार्बन कंटेंट बढ़ने से मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज क्या होता है, ठीक है, तो डिक्रीज आपका क्या हो जाएगा, तो हमने एक बात पढ़ा कि यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा, और ब्रिटलनेस भी इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा डक्टिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी पार्ट, ठीक है। तो 11th का आंसर हो गया डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ ग्रेटेस्ट लोड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड, मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग में हम क्या कर रहे हैं कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हम क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोड। ग्रेटेस्ट लोड का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई ये स्प्रिंग है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है ये, ठीक है, ये मेरा कोई स्प्रिंग है, इस पर हम जो लोड लगा रहे हैं, ये जो लोड लगा रहे हैं पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू जिस मैक्सिमम वैल्यू पे, जिस पी के जिस मैक्सिमम वैल्यू पे अगर ये स्ट्रेन ये स्प्रिंग फेल कर जाए, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, ग्रेटेस्ट लोड बोलेंगे। मतलब ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले पाएगा, ये हम क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है कि पी की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, पी की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये पी की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो स्प्रिंग में जो स्ट्रेस आएगा, स्प्रिंग में जो स्ट्रेस जनरेट होगा इस फोर्स की वजह से, वो भी मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जो स्प्रिंग में जो स्ट्रेस जनरेट होगा ये भी अपना क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखना, इसका मतलब ये हो गया कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड, मतलब या तो आप ये बोल दो सिग्मा मैक्स की वैल्यू, सिग्मा मैक्स पे जा रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट लोड में सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड, मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि अगर ये मैक्सिमम की बात कर रहा है तो इसका मतलब होगा ये होगा प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। देखो दो चीज़ होगा, अगर ये स्ट्रेन एनर्जी है तो इसका मतलब स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है, या तो ये टफनेस होगा या तो ये रेजिलियंस होगा, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे ये दे रहा है कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब कौन सा डिफॉर्मेशन है, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। अगर वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा इसका मतलब क्या है, वो डिफॉर्मेशन अप टू द इलास्टिक लिमिट तक का होगा। अगर अप टू इलास्टिक लिमिट तक का डिफॉर्मेशन है इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर हो रहा है मटेरियल में वो कहाँ तक स्टोर होगा, अप टू द इलास्टिक लिमिट तक स्टोर होगा। ये तो पहली बात हो गया। तो यहाँ से एक बात पता चलेगा कि सर ये टफनेस तो नहीं है, अगर हम अप टू इलास्टिक लिमिट की बात करें तो ये टफनेस नहीं, ये होगा क्या, रेजिलियंस। अब रेजिलियंस में क्या है कि रेजिलियंस में प्रूफ रेजिलियंस है या फिर रेजिलियंस है या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये प्रूफ रेजिलियंस क्यों होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम लोड की बात कर रहा है। मैक्सिमम लोड पे क्या होगा कि जो स्ट्रेस की वैल्यू होगा मैक्सिमम होगी, तो मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा इलास्टिक लिमिट में मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका इल्ड स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगा इल्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेकन प्लेस इज नोन एज हार्डनेस। क्या पूछा जा रहा है, ये बोला जा रहा है पहले में कि जो एनर्जी स्टोर हो रहा है अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट तक, क्या इस एनर्जी को हम हार्डनेस बोलते हैं। यहाँ पे पहले में क्या हार्डनेस बोलते हैं, तो ये बात क्या है, ये बात तो गलत है भाई, इसको हार्डनेस तो नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये बात तो गलत हो गया कि इसको हार्डनेस तो नहीं बोलते, ठीक है। दूसरा क्या है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेकन प्लेस इज नोन एज टफनेस। तो सर ये इसको टफनेस भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हार्डनेस तो नहीं बोलते हैं और इसको टफनेस भी नहीं बोलते हैं। तो इस एनर्जी को दूसरा पॉइंट क्या, दूसरे में टफनेस है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको तो टफनेस ही बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको टफनेस बोलते हैं। अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर होता है उसको टफनेस बोलते हैं, और क्या नहीं बोलते, ब्रिटलनेस नहीं बोलते, ठीक है, इसको ब्रिटलनेस नहीं बोलते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना बी पार्ट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखना, अगेन वही बात है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील फ्रॉम 0.2 to 0.9%, ठीक है। देखा यहाँ पे इस पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, बट अगर इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है इससे कम भी इंक्रीज हो, 0.1 से 0.5% दिया हो, तो इससे मतलब नहीं, हमको इस पॉइंट पे फोकस नहीं करना, फोकस हमको बाकी स्टेटमेंट करना है कि अगर कार्बन कंटेंट बढ़ा रहे हो तो मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, मटेरियल कैसे इफेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीज द इल्ड स्ट्रेस, ठीक है। बोला कि क्या इल्ड स्ट्रेस डिक्रीज होता है, तो सर देखो इल्ड स्ट्रेस डिक्रीज नहीं होता है। अगर हम बात बोले इल्ड स्ट्रेस का डिक्रीज होता है, तो इल्ड स्ट्रेस डिक्रीज नहीं होता, ये बात गलत लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा कि अगर इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट अगेन इन स्टील डिक्रीजेज द इल्ड स्ट्रेस, ये भी बात गलत लिखा हुआ, अगेन ये लिखा हुआ डिक्रीजेज, ये बात गलत लिखा हुआ है। देखो हम ये बोल रहे हैं कि क्या कार्बन कंटेंट बढ़ाने से इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होती है, हमने बोला था नहीं सर, कार्बन कंटेंट बढ़ाने से होता क्या है कि सर स्टील का स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर स्टील का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो बहुत ऑब्वियस है कि उसका इल्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अगर इल्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब इल्ड स्ट्रेस की भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीजेस द इल्ड स्ट्रेस एंड रिड्यूस द डक्टिलिटी। तो देखो ये स्टेटमेंट बहुत सही लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर अगर हम कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, रिड्यूस द डक्टिलिटी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही बात है, अगर आप कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी और डक्टिलिटी कम होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया आपका सी पार्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज की बात, ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके थे। अब हम बात आते हैं सीधे पॉइजन रेशियो पे, ठीक है। अब अगला सवाल किस पे, पॉइजन रेशियो पे, ठीक है। तो देखना पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो सबसे पहले बोले पॉइजन रेशियो होता क्या है, ठीक है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो निकल जाती है, पॉइजन रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। पॉइजन रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। म्यू की वैल्यू जाती है माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये जो म्यू की वैल्यू होती है क्या होता है, ये क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये तो हुआ फार्मूला की बात कि सर पॉइजन रेशियो होता क्या है, ठीक है।
पॉइजन रेशियो होता क्या, ये तो फार्मूला हो गया। अगर हम ये बोले कि सर पॉइजन रेशियो की पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी, सर पॉइजन रेशियो को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो इस बात को समझना आप कि सर पॉइजन रेशियो को क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो अगर हम एक बात बोले कि सर अगर ये मान लो कोई आपके पास मटेरियल है, अगर ये मान लो कोई आपके पास मटेरियल है जिस पे मान लो एक लोड लग रहा है P, जिस पे एक लोड लग रहा है कितना P, ठीक है, इस पे लोड लग रहा है P, ठीक है। अगर इस पे लोड P लगेगा तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें डिफॉर्मेशन आता है डेल्टा L, ये डिफॉर्मेशन है। और अगर मान लो इसकी लेंथ को मैं L मानता हूँ, ठीक है, इसके लेंथ को मैं L मान लेता हूँ और ये डिफॉर्मेशन को मैं डेल्टा L डिनोट करता हूँ, ठीक है, इस डिफॉर्मेशन को मैं डेल्टा N मानता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता है कि अगर मटेरियल पे कोई फोर्स, अगर कोई टेंसाइल फोर्स मान लो, मैं मान के चलता हूँ इस पर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी मटेरियल पे कोई फोर्स लगाओगे तो क्या होगा इस मटेरियल में, उस मटेरियल की लेंथ तो इंक्रीज करेगी, उस मटेरियल का लॉन्गिट्यूडनल उस मटेरियल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा। बट उसके साथ साथ उसके लैटरल डायरेक्शन में भी एक डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसके लैटरल डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इसका जो लैटरल डायमेंशन होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर ये लेंथ इंक्रीज करा डेल्टा L से, तो इसका मतलब ये भी लेंथ डिक्रीज करेगा, कुछ ना कुछ ये लेंथ डिक्रीज करेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी मटेरियल को खींच रहे हो, अगर आप किसी भी मटेरियल को खींच रहे हो, तो अगर ये इसका लेंथ इंक्रीज करेगा तो ये और ज़्यादा थिन होना चाहेगा, इसका जो थिकनेस है वो कम होगा, ठीक है, इसका जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर हमको ये, ठीक है, तो अगर हम बोले कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, तो ये जो लेंथ, ये जो डिफॉर्मेशन निकल गया है डेल्टा L, तो डेल्टा L अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, ठीक है, ये आपको जाएगा डेल्टा L अपॉन टोटल L, ठीक है, इनिशियल लेंथ, ठीक है, ये तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको लैटरल स्ट्रेन, आपको ये बताना है कि सर ये तो ठीक है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ये जो लेंथ ये कम कितना हो रहा है, ठीक है, ये जो इसकी थिकनेस कुछ तो कम होगी, ये थिकनेस कम कैसे हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली किसके हेल्प से, इसको हम डायरेक्टली पॉइजन रेशियो के हेल्प से हम इसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब कैसे, अगर हम बोले इसका लैटरल स्ट्रेन, क्या लैटरल स्ट्रेन, आप बोल दो कितना होगा, म्यू टाइम्स कितना, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब क्या, आप देखो क्या कर पा रहे हो, इस म्यू के हेल्प से मटेरियल में अगर टेंसाइल लोड लगा रहे हो तो उसके लैटरल डायरेक्शन में कितना चेंज मिल रहा है हम वो भी निकाल सकते हैं इस म्यू के हेल्प से, ठीक है। तो एक और बात सुना कि ये जो म्यू है ना, ये म्यू मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या मतलब हुआ कि इस म्यू की वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होगी विद द डायमेंशन ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल का डायमेंशन आप चेंज कर रहे हो, देखो एक तो होता है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं सर, अगर ऐसे प्रॉपर्टी जो मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, अगर मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अगर मैं यहीं पे एक और बात आपको समझाएं कि सर ये मॉडुलस ऑफ टफनेस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में कि सर क्या ये मॉडुलस ऑफ टफनेस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर आप मटेरियल के डायमेंशन को चेंज कर दोगे, तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो इससे ये समझ में आ गया सर, अगर आपको कोई एक मटेरियल गिवन है, ठीक है, अगर आपको कोई एक मटेरियल गिवन है तो इसका मतलब है कि आपको उसका पॉइजन रेशियो पता है, आपको उसका पॉइजन रेशियो पहले से पता है कि सर इस मटेरियल का पॉइजन रेशियो इतना होता है, ये आपको पता होगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आप उस मटेरियल में कोई लोड लगा के, कोई पी लोड लगा के उसमें कोई लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो, तो इस म्यू की हेल्प से हम उस मटेरियल में लैटरल डिफॉर्मेशन भी बता पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि पॉइजन रेशियो का फार्मूला हो गया पहले तो ये। तो सर अगर मैं एक बात बोलूँ कि पॉइजन रेशियो का फार्मूला तो ये हो गया कि ये तो रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम बोले माइनस साइन, देखो यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ना, यहाँ पे जो माइनस साइन है ये आपको ये बताएगा कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो डिफॉर्मेशन का जो लैटरल डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा उसका नेचर उसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब ये समझ में आया कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से मटेरियल में इलोंगेशन देखने को मिल रहा है अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो लैटरल डायरेक्शन में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसका उल्टा भी देख लो, अगर वहाँ पे कंप्रेशन मिल रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से, तो आपको लैटरल डायरेक्शन क्या मिलेगा, टेंशन मिलेगा, ठीक है, सॉरी वो इलोंगेशन मिलेगा। तो ये तो हो गया म्यू की वैल्यू। अब अगर हम दूसरा बात करें, सर ये तो हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। 16 पे चलते हैं। 16 में आपसे ये पूछा गया कि सर ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो कितना होता है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितने से कितने तक वेरी करता है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में ये था कि पॉइजन रेशियो होता कितना है, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, दूसरा सर पॉइजन रेशियो पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, हमने ये भी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि सर ये पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू कितना है, ठीक है, पॉइजन रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कितना है। तो देखना, तो अगर मैं बात करूँ पॉइजन रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, तो अगर मैं एक बार में सारे वैल्यूज को बता दूं, तो देखो अगर हम ये, ठीक है, पॉइजन रेशियो का जो लिमिट है, ठीक है, अगर हम रियोट्रॉपिक मटेरियल की बात करें, तो रियोट्रॉपिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू वेरी करता है कितने से कितने तक, -0.15 से लेकर 0.5 तक। तो अगर हम ये बात करें कि ये किसका लिमिट है, तो ये जो लिमिट है ये किसके लिए, ये आपके किसके लिए, ये आपके लिए रियोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, ठीक है। बट हम यहाँ पे जब तक आपको रियोट्रॉपिक मटेरियल नहीं गिवन है कि बताओ रियोट्रॉपिक मटेरियल का पॉइजन रेशियो का लिमिट क्या है, तब तक हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल का, किसका, तब तक हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल का, ठीक है, तब तक हम किसकी बात करेंगे। तो अगर हम इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें, इंजीनियरिंग मटेरियल का पॉइजन रेशियो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0.5 से लेके कितना, कहाँ सॉरी 0 से लेके 0.5 तक, ठीक है, 0 से लेके 0.5 तक। तो इंजीनियरिंग मटेरियल का जो पॉइजन रेशियो का लिमिट है ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 0.5 तक, ठीक है। अब ये बताओ 0 किसके लिए और 0.5 किसके लिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि 0 किसके लिए और 0.5 किसके लिए, ठीक है। देखो 0 किसके लिए और ये 0.5, ठीक है। तो ये जो पॉइजन रेशियो है 0, ये आपके लिए क्या होगा, ये कॉर्क के लिए, और ये किसके लिए, ये आपका रबड़ के लिए, ठीक है। तो अगर हम रबड़ बोलो या कोई भी परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, रबड़ या किसी अदर कोई परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है, तो उसका म्यू की वैल्यू कितना होता है, 0.5। अब अगर हम बात करें मेटल की, किसके, मेटल की, ठीक है, तो मेटल में ये लिमिट और छोटा आ जाता है, हमने क्या बोला कि सर रियोट्रॉपिक मटेरियल के ये रेंज कितना होता है, -1.5 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए रेंज कितना होता है, ये रेंज और कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 0 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। अब हम अगर बात करें 0 किसके लिए होता है, 0 होता है कॉर्क के लिए, 0 होता है कॉर्क के लिए। अगर हम बात करें किसका 0.5 का, तो 0.5 होता है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए, और रबड़ अपना परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। तो रबड़ के लिए म्यू की वैल्यू कितना जाएगा, 0.5। अब अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में मेटल्स की कितनी वैल्यू होती है, मेटल्स में म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आती है, ठीक है। तो मेटल्स में ये रेंज होता है 1.4 से लेकर 1.3 तक, ठीक है। मतलब इस रेंज में अगर ये जो रेंज अगर आपका निकल जाता है 1.4 से 1.3 तक, ये आपके किसके लिए, आपके मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल के लिए। और ये जो रेंज है किसके लिए, ये जो रेंज है ये जो आपका रेंज है कि 0 से लेकर 0.5 तक, ये किसके लिए, ये आपका है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, किसके लिए,
ठीक है। तो एक बात ये समझ में आया कि सर हम क्या करेंगे, देखो हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि हमसे डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें से किसका पॉइजन रेशियो ज़्यादा है या इसमें से किसका पॉइजन रेशियो कम है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेरे बैक ऑफ माइंड में क्या चलेगा, सर पॉइजन रेशियो की वैल्यू लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। तो रियोट्रॉपिक मटेरियल की बात करें तो रियोट्रॉपिक मटेरियल में कहाँ से कहाँ तक -1.5 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं दिया है कि रियोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में डिस्कशन नहीं है, केवल ये पूछा जा रहा है कि सर पॉइजन रेशियो का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो हम अपना आंसर 0 से 0.5 लगा के चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम मान के चलेंगे कि हमसे इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करा जा रहा होगा। क्या हम मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमसे इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम अपना आंसर 0 से 0.5 मार के आएंगे, ठीक है। अगर मेटल की बात किया जाए तो मेटल में ये वैल्यू लाई करता है 1.4 से लेकर 1.3 का, 1/4 से लेकर 1/3 तक, 1.4 से लेकर 1/3 तक। इसका मतलब क्या है 0.25 से लेकर 0.33 तक इसका वैल्यू, इसका ये रेंज रहने वाला है मेटल के लिए, ठीक है। अब हम अपना चेक कर लेंगे अपना, अगर मान लो हमसे ये, अगर वहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे मटेरियल गिवन होंगे तो हम वो चेक कर लेंगे वो मेटल है कि मेटल नहीं है। इस तरीके से थोड़ा आइडिया लग जाएगा मेरे को कि किसका पॉइजन रेशियो ज़्यादा किसका कम है, ठीक है। या तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको ये नहीं पता या तो फिर आप सारे का म्यू की वैल्यू याद रखो, या तो आप सारे मटेरियल का म्यू की वैल्यू याद रखो, तो आप डायरेक्टली बता पाओगे किसका कौन ज़्यादा, किसका पॉइजन रेशियो ज़्यादा किसका पॉइजन रेशियो कम है, ठीक है। तो देखना हमने क्या बोला, कॉर्क का इसका पॉइजन रेशियो कितना है 0। सबसे पहले 0 याद रख लो कि कॉर्क का पॉइजन रेशियो कितना है 0, ठीक है। उसके बाद प्योर रबड़ बोले या परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, कोई भी अगर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है तो उसका पॉइजन रेशियो कितना होगा 0.5। तो रबड़ के लिए कितना है, रबड़ के लिए 0.5 है। अब अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, ठीक है, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो अगर एल्युमिनियम में ये देखना, देखो सर याद रखना मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ इन डेटाज को याद रखना सबसे टफ काम है, ठीक है। इन डेटाज को याद रखना सबसे काम है। तो आपसे जनरली एग्जाम्स में डेटा नहीं पूछेगा, क्या कंपैरिजन कराएगा, मैक्स ऑफ द टाइम क्या करेगा वो कंपैरिजन कराएगा कि बताओ किसका पॉइजन रेशियो ज़्यादा है किसका पॉइजन रेशियो कम है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करने वाले हैं, तो पहले तो कुछ का तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कॉर्क का पॉइजन रेशियो 0 है, ये तो मेरे को ये हमेशा याद होना चाहिए कि कॉर्क का पॉइजन रेशियो 0 होता है। दूसरा अगर हम बात करें रबड़ का 0.5, ये भी ये भी हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। देखो अगर ये 0.5 लिखा है, इसको आप मान लो ये 1/3 है, ये कितना है 1/3। इसको कैसे याद रखोगे, अगर आपको पता होगा एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। और आप 10th 12th में खूब पढ़े हो एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 12th में आपने खूब पढ़ा होगा। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। अगर एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो इसकी म्यू की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, इसकी म्यू की वैल्यू कितनी होती है 1/3, ठीक है। इसका मतलब हमको एक और मटेरियल की म्यू की वैल्यू पता चल गई, किसका, एल्युमिनियम का, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टील का। तो स्टील का जो पॉइजन रेशियो, ये क्या है, स्टील मेटल है तो इसका पॉइजन रेशियो 0.27 से 0.3 के बीच लाई करता है। तो एक और काम याद रखेंगे, स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होता है 0.27 से लेके 0.3 के बीच में लाई करता है। फिर देखना कंक्रीट का कितना है, कंक्रीट का देखो कम है, कितना 0.1 से लेकर 0.2 तक। फिर कास्ट आयरन कितना 0.2 से लेकर 0.3 तक। ये पॉइजन रेशियो एटलीस्ट मेरे को इतनी वैल्यूज तो पता होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा, 0 पता है मेरे को, 0.5 पता है, एल्युमिनियम का पता है। एल्युमिनियम का कैसे पता है, एल्युमिनियम को मेरे को पता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। अगर एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि एल्युमिनियम का पॉइजन रेशियो कितना है 1/3। तो हमको एल्युमिनियम का वही पता चल गया। अब हमको स्टील का पता होना चाहिए। स्टील का हमको इसलिए पता होता है सर, स्टील देखो हम लोग माइल्ड स्टील की बार बार चर्चा करते हैं, तो एक और याद रखना पड़ेगा आपको कि माइल्ड स्टील का जो म्यू वैल्यू कितना होता है 0.27 से लेकर 0.3 के बीच में। अगर आप इतना याद करके रखे हो तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप इतना याद करके रखे हो तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अपने पास पॉइजन रेशियो के ये 2 क्वेश्चन हो गए। पहला तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो कितना है, ये आपका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना 0 से लेकर 0.5 तक। जब तक रियोट्रॉपिक मटेरियल की बात नहीं करेगा तब तक हम अपना आंसर मार के चलेंगे कितना 0 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम क्या कर बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करने वाले क्या, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन और किसका, माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम कल डिस्कस करेंगे।
फिर हम उसमें क्या करेंगे, एक बार पहले तो प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, सारे पॉइंट की चर्चा करेंगे, सारे रीजन की बात करेंगे, हर रीजन में क्या क्या चेंजेज होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो हम अपना जो ये क्लास चलने वाली, इसी तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन की चर्चा वहीं पे कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आज के जो क्लास का पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू एवरीवन।